भारत माता की मंच पर विराजमान जिनका अभी हम सबको संबोधन मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, और इससे पहले अभी आप सबने इनका संबोधन सुना उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उपाध्यक्ष अजय कुमार जी, राजीव आहूजा जी, डीसी गढ़वाल विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, वीर माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश ठाकुर जी एवं सभी निदेशक IIT रोपड़ श्री राजीव आहूजा जी, और हमारे सामने बहुत सारे महानुभाव हैं और एक से एक इनको मैं अनेक कार्यक्रमों में सुनता हूँ, देखता हूँ, उनकी विशेषताएं हैं और बहुत सारे अनुभव और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योगदान है। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी हैं, हमारी खंडवाल जी हैं, विश्वास डावर जी, हमारे न्यूकॉस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, हमारे अभिभावक आदमी सुरेंद्र मित्तल जी, विनय रविला जी, हमारे श्री अजय कुमार जी, और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री शैलेश सिंह कुंडल जी, विकास नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बहुत वरिष्ठ नेता आदमी मुन्ना सिंह चौहान जी, कैंट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदमी सविता कपूर जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नीता सिंह जी, और वहाँ से बिहार से आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं मेरा के चेयरमैन जी, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और सभी अपनी में नाम लूँगा तो दस से लेकर तमाम हमारे, मैं सबका नाम जानता हूँ बहुत सारे लोगों का, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमें इस महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि विचार कानून से स्वागत करें। उनकी आयु भले ही कम हो, लेकिन उनका अनुभव बहुत बड़ा है और मात्र 25-26 साल की उम्र में ही वो सबसे जनप्रतिनिधि, तब से विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। अनेक राज्यों में उन्होंने देश के काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में, और जनप्रतिनिधि के नाते हो या प्रशासनिक समन्वय बनाना हो, सब में उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। और पिछले आज तीसरा दिन हो गया है, पिछले 3 दिनों से उनका सानिध्य हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है और सच में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण पिछले 3 दिनों से राज्य के अंदर निर्मित हुआ है। तो मैं उनका भी आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज इस सभागार में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, शिक्षाविद हैं, अधिवक्तागण हैं, व्यापारीगण हैं, समाजसेवीगण हैं, और जिनको भी समाज का प्रबुद्धजन कहा जाता है, वो सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य हमारे महाराज जी भी हैं, आपकी उपस्थिति को साथ में प्रणाम करता हूँ। और आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में आप सबका बहुत बड़ा अनुभव है, ज्ञान है, सेवा भाव और संकल्प के माध्यम से आप सब समाज को लगातार सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश और राज्य की प्रगति में, उसके विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और सच में ये कहा जाए कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाले अग्रदूत हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस मंच पर होने वाला ये सार्थक संवाद हम सभी को एक नई दिशा देगा, एक स्पष्ट विजन देगा। हम सभी मिलकर विकसित भारत 2047 के
महान संकल्प को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर क्षेत्र पर, हर वैश्विक मंच पर आज भारत की मांग बढ़ रही है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। आज भारत न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी आज व्यापक परिवर्तन चारों ओर देखने को मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया जा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज हमारे स्टार्टअप्स ग्लोबल इनोवेशन में हमारे स्टार्टअप्स अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक के जीवन को बहुत आसान बनाया है और तकनीकी को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान ने देश को उत्पादन और विनिर्माण के एक हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विश्व के आज बड़े बड़े देश भारत की तरक्की को देखकर अचंभित हैं कि कैसे भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि एक सब्जी की दुकान वाला भी, एक महिला, और हम सब देखते हैं दीपावली के अवसर पर जब हम लोग बहुत सारे दिए इत्यादि उनके बनाए हुए खिलौने इत्यादि खरीदने जाते हैं, मूर्तियाँ खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं कि यूपीआई के जरिए आज सीधे सीधे पेमेंट हो रहा है। और एक समय हमको वो भी स्मरण करना चाहिए जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस डिजिटल पेमेंट की बात करी थी, तो कुछ लोगों ने उस समय उसका उपहास उड़ाने का भी काम किया था कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यहाँ लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज दुनिया का 50% से भी अधिक डिजिटल पेमेंट, डिजिटल काम हमारे देश में हुआ है। आज देश के 55 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी तमाम आधारभूत संरचना विकास का क्षेत्र हो, यांत्रिक विज्ञान से जुड़े हुए भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, भली भांति जानते हैं। अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हों या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत हर मंच पर अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर, आधुनिक, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रावधान किया था। ये नीति केवल पाठ्यक्रम तक सुधार के तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के स्वप्नों को साकार करने का भी माध्यम है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों का दैनिक शिक्षण कार्यों के केंद्र के बजाय एक विशिष्ट शैक्षिक प्रयोगशाला और ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करना होगा, जहां विद्यार्थी मात्र किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नवाचार, शोध, व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अपने कौशल को, अपने स्किल को डेवलप कर सकें। भाइयों बहनों, 11वीं शताब्दी तक हमारे भारतीय शिक्षण प्रणाली विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ थी, जब हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व के विद्वानों का और विद्यार्थियों का ज्ञान और मार्गदर्शन किया करते थे। इसी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण, जो शिक्षार्थी के मन के मस्तिष्क, शरीर, हृदय और आत्मा के विकास पर समान रूप से केंद्रित था। यही समग्रता गुरुकुल प्रणाली को अद्वितीय और प्रभावशाली बनाती थी। और कालांतर में हमें सोचना होगा, कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात इस विशिष्ट शिक्षण प्रणाली की जगह जीविकोपार्जन मात्र को ध्यान में रखकर बनाई गई नई शिक्षा व्यवस्था ने ले ली। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व
परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां आजादी के 65 वर्षों की अगर हम बात करें तो देश में लगभग 60 विश्वविद्यालय बने थे। वहीं 2014 के बाद इन 12 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 1400 के करीब पहुंच गई। इसी प्रकार 2014 से पूर्व देश में लगभग 38,000 कॉलेज थे, आज बढ़कर 52,000 से अधिक हो चुके हैं। इसके साथ ही 2014 के बाद देश में 7 नए IIT, 8 नए IIM की भी स्थापना की गई है। 2014 तक देश में केवल 7 एम्स के संस्थान थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने कि हमारे राज्य में एक एम्स हमारा पहले से यहाँ ऋषिकेश में योग नगरी में पहले से ही जो है संचालित था। दूसरा एम्स भी किच्छा का हमारा बनकर तैयार हो गया है। हमारे राज्य में एक नहीं 2 जगह पर अब एम्स की सेवाएं हमको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये परिवर्तन केवल संस्थानों के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी दक्षता के माध्यम से भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का एक गंभीर और दूरदर्शी प्रयास है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म की भूमि रही है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य जी और स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने परम ज्ञान की प्राप्ति इस भूमि पर की है और विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित करने का काम किया है। इसी समृद्ध परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचारों को आगे बढ़ा रही है, जिसमें डिजिटल लर्निंग है, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे अनेक पाठ्यक्रमों को हम जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी बढ़ावा देने पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने 2-3 और भी नवाचार किए हैं, जैसा सुरेखा जी जहाँ की हमारी प्रोफेसर है दून विश्वविद्यालय की, इससे पहले UCC में भी इन्होंने मेंबर के रूप में ड्राफ्ट कमेटी में पूरा अपना योगदान दिया। अब हम दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना हमने की और जहाँ हिंदू सभ्यता, दर्शन और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ हरिद्वार ऋषिकुल में प्राच्य पंडित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान भी हम आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं, जिसमें योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, वैदिक गणित और ऐसे हमारी जो पुरानी भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय शिक्षा पद्धति रही है, उन सबको जोड़कर एक बड़ा केंद्र वहां भी हम बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार विभिन्न विषयों पर शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अनुदान भी प्रदान कर रही है। भाइयों बहनों, आज का रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण नए अवसर जहां उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पुराने समाप्त भी हो रहे हैं। इसके लिए हमने अपने युवाओं को, अपने आने वाली पीढ़ी को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कौशल, नवाचार और नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सके। इस दिशा में हमने इंटर्नशिप, इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्योगों और कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ अनेक प्रकार के इस प्रकार समझौते भी किए हुए हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, इसका नाम थोड़ा पहले लोग गाँव में कम जानते थे, उसका नाम उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमशाला उसका नाम रख दिया है, अभी ये स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को दृढ़ता को उनको बढ़ाया जा सके, उनको स्किल किया जा सके। हमारा उद्देश्य है हमारे युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो लोगों को नौकरी देने वाले बने। इसी को ध्यान में रखकर हमने निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया था। क्योंकि वैसे भी काफ़ी समय हो गया है और अब आदरणीय अध्यक्ष जी का हम सबको संबोधन मिल रहा है, तो इसलिए मैं अधिक न कहते हुए आप सभी विद्वत जनों से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने ज्ञान से, कौशल से, अपने अनुभव से इसको केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि उसे अन्य लोगों को भी किसी न किसी रूप में देने का काम करें, अपना बांटने का काम करें, मानवता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य से जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी
हमारे राज्य और देश की बौद्धिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ इस सभागार में बैठे हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आपके विचारों की स्पष्टता, आपके दृष्टिकोण की दूरदर्शिता और आपके सतत प्रयासों के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विकल्प वही संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का, नितिन नवीन जी का पुनः देवभूमि उत्तराखंड में पधारने पर मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जिनके संकल्पों में विकास की नई उड़ान बसती है, जिनकी सोच में जन जन के कल्याण की ज्योति जलती है, ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व को हम करते हैं अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से करते हैं वंदन। जोरदार तालियों के साथ हम प्रथम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति ने इस अवसर को और विशेष बना दिया है। जोरदार तालियों। अब वह गौरवपूर्ण क्षण आ चुका है जिसका हम सभी को अधीरता से प्रतीक्षा थी। आज हमारे मध्य उपस्थित है एक ऐसे ऊर्जावान, दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी व्यक्ति जिनका जीवन संघर्ष, समर्पण, संगठन और राष्ट्रीय सेवा का प्रेरणामयी उदाहरण है। एक ऐसा नाम जो युवा शक्ति, सशक्त नेतृत्व और राष्ट्रीय प्रथम की भावना का प्रतीक बन चुका है। आदरणीय श्री नितिन नवीन जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में की। अपनी सरल निष्ठा, अनुशासन, संगठन क्षमता और दूरदर्शी सोच के बल पर आज उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि देव की भूमि है, और मैं भी सोच रहा था यहाँ पर आज इंटेलेक्चुअल मीट रखा गया है, और मैं तो मानता हूँ जो पवित्र भूमि देव की भूमि, तप की भूमि है। और मैं बिहार पटना से ज्ञान की भूमि से आया हूँ, तो ज्ञान बिना तप और देव के आशीर्वाद के बिना अधूरा लगता है। तो मैं मानता हूँ कि इस पवित्र भूमि को जहाँ मैं नमन करता हूँ, वहीं इस यात्रा को भी नमन करता हूँ कि देवों के साथ ही हमारे ज्ञान की परंपरा रही है, और हम लोगों ने गुरुओं से ही आशीर्वाद लेकर, गुरुकुल में ही आशीर्वाद लेकर ज्ञान अर्जित करने की परंपरा रही। इस बुद्ध की पवित्र भूमि, नालंदा की इस पवित्र भूमि से हमने जहाँ ज्ञान के विषय को पूरे विश्व को संदेश दिया, वही अध्यात्म और हमारी संस्कृति को इस पवित्र भूमि देव से हमने पूरे विश्व को संदेश दिया है। तो आज दोनों भूमि को नमन करता हूँ, जहाँ चारों धाम मिलते हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से हम कहते हैं कि जीवन सफल हो गया। आप उस पवित्र भूमि पर बैठे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि आपका जन्म लेने से ही जीवन सफल हो गया। आज हमारे बीच इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे मित्र, हमारे युवा मोर्चा के साथी रहे, और मैं देख रहा था पिछले 2 दिनों से जिस सरल भाव से जनता के साथ सीधे संबंध के साथ संवाद और एक सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री का सफर तय करने वाले हमारे पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित रूप से उत्तराखंड को विकास के नए पैमाने पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है और सफल
रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सांसद महेंद्र भट्ट जी, मैं देख रहा था कि जब पार्टी के संगठन के पदों पे आ जाते हैं तो लोगों का जो संसदीय पद है वो ध्यान में नहीं रहता है। तो हम लोग अब तक महेंद्र जी को भी और मैं भी देख रहा था अपने आप को भी अध्यक्ष के रूप में ही हम ज्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि हमें संगठन से ही यहाँ पहुँचाया गया है। हमारे मंत्री लेकिन है तो आपके शिक्षा मंत्री, लेकिन जो कार्यकर्ता भाव उनके अंदर हम लोग देखते हैं, अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव में और जिस प्रकार से देश के सभी भागों में लगातार काम करते हैं, वैसे धन सिंह रावत जी हमारे इस शिवालय कॉलेज के हमारे अभिभावक चेयरमैन, मेरे पिताजी के मित्र श्री सुनील कुमार जी, हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, शिवालिक कॉलेज के अजय कुमार जी, हमारे वीसी आदरणीय प्रोफेसर तृप्ता ठाकुर जी, IIT रोपड़ के डायरेक्टर राजीव आहूजा जी, इस परिसर में बैठे माननीय विधायक जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जी, हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ बिहार सरकार के अधिकारी विवेक जी, यहाँ पर उपस्थित कई अपने मीडिया के बंधुगण और इंटेलेक्चुअल मीट में उपस्थित हमारे सभी प्रमुख नागरिकगण, हमारे अभियंतागण, हमारे चिकित्सक, हमारे व्यवसायीगण, समाज के वैसे वर्ग जिनका नेतृत्व समाज को दिशा देता है, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। बहुत ही अनूठा संबंध है इस पवित्र देव की भूमि का। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से देश के प्रति भी समर्पित भाव से जिस प्रकार से यहाँ सैनिकों का एक बड़ा समूह रहता है, और हम कहते हैं कि जहाँ तप है वहीं संघर्ष करने का मादा भी है। और मैं देख रहा था बड़े पैमाने पे हमारे पूर्व सैनिक हर स्थान पे नजर आते हैं। मैं उन सैनिकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज मैं जब यहाँ पर आपके बीच में इस चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे 2047 के विकसित भारत का सपना लेकर आगे चलना है, और यहाँ पर हर व्यक्ति को वो जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं भी मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर 2047 का जो सपना है वो केवल उनका सपना नहीं है, वो हर भारतवासियों का सपना बनना चाहिए। क्योंकि हम भारतवासी अगर मिलकर एक साथ एक टीम भावना में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि हम हमेशा बिलीव करते हैं टीम इंडिया में, टीम भारत में, और मैं मानता हूं उस टीम भारत का हर सदस्य इस सपने के साथ आगे बढ़े कि मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। लेकिन मित्रों, आप सब समाज के वैसे वर्ग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मुकाम बनाया है, और कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने से, एक एक कदम आगे बढ़ने से ये देश भी 140 करोड़ जनता का ये जो हमारा भारत है वो भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब इस भारत में लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया वाला भारत है। एक समय इस भारत को इस रूप में देखा जाने लगा कि ये भारत केवल मजदूरों का है, ये भारत केवल
संख्या मात्र है। इस भारत को गरीब देश कहकर संज्ञा दी जाने लगी। आजादी के बाद जो गुलामी के बाद जो आजादी मिली, शायद मानसिक रूप से हम पूरी तरह से अपने कामों के कारण आजाद नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैं मानता हूं सोने की चिड़िया वाला भारत आज फिर से मेक इन इंडिया वाला भारत बनकर उभर रहा है, जहां हर भारतवासी लोकल फॉर वोकल के साथ भारतीय रिसर्च, भारतीय इनोवेशन, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। आज हम कह सकते हैं जहां हम एक साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, हमेशा अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमने अपने स्पिरिचुअलिटी को भी उतना ही ताकत से आगे लाया है। आज पूरे विश्व में अगर योग दिवस मनाया जाता है तो भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को सम्मान मिलता है। वहीं पर जब कोरोना जैसा आपदा आती है और भारत के रिसर्च, भारत के साइंटिस्ट, भारत के चिकित्सक अपना वैक्सीन जब तैयार करते हैं और कोरोना के अपने वैक्सीन से हम पूरे विश्व को भी सहयोग करते हैं, तो दिखता है कि भारत का साइंस और भारत का स्पिरिचुअलिटी दोनों अग्रणी रूप से आगे बढ़ रहा है। और मैं इसलिए आज कह रहा था कि वो कालखंड था, पहले का समय था, हमारे यहाँ जब भी ऐसे आपदा आती थी हम सालों इंतजार करते थे वैक्सीन के लिए। हम सालों सोचते थे कि कब हमारे देश में वैक्सीन आएगा और फिर हमें उससे मुक्ति मिलेगी। पर उस कोरोना के कालखंड को जब याद करते हैं तो हर एक भारतवासी पे गर्व होता है और अपने भारत पे गर्व होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपने साइंटिस्ट पर विश्वास किया गया, अपने रिसर्चकर्ताओं पर विश्वास किया गया, हमने केवल अपने भारत को ही नहीं फ्री वैक्सीन देकर लोगों को उस आपदा की घड़ी से मुक्ति दिलाई, लेकिन हम लोगों ने पूरे विश्व में भी जहां जहां आवश्यकता हुई हमने मदद के रूप में, सहयोग के रूप में भारत के वैक्सीन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। आज हम देश में आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता हमारे बढ़ रही है। हमारा अपना इतिहास जो सांस्कृतिक रहा है वो गौरवशाली इतिहास बनकर आगे आ रहा है। पर हम कह सकते हैं कि हम सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी आपके सामने जो नई शिक्षा नीति है उसको किस प्रकार से हम लागू कर रहे हैं। हम मानते हैं अभी भी हमें बहुत कमी है, पर उन कमियों के बावजूद हम हर कमियों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि भारत की शिक्षा को हम रोजगार देने के केंद्र के रूप में मानते हैं। हम भारत की शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को केवल जॉब गिवर्स सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर उभरेगा। और ये समय भारत के नए उत्थान का है, नए उड़ान का। आज जब एआई का युग आ गया है, हमारा युवा पूरी तरह से मोबाइल पे अपने नए युग की ओर देख रहा है। उस समय भारत को हम सबको आगे बढ़ाना है। कल तक इस भारत को मैन पावर के रूप में यूज किया जाता था। लोग कहते थे कि भारत में मैन पावर है, हम इसलिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो समय आगे बीत गया है। हम अब केवल मैन पावर के रूप में नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप होने वाले हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तय किया है कि हम देश के हर इलाके में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देंगे। हम भारतीय प्रोडक्ट को बनाने के लिए भारतीय लोकल फॉर वोकल के परंपराओं को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत को बनाना होगा। तो मैं मानता हूं कि भारत के स्किल में बहुत क्षमता है।
कल तक इस देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए लोग परेशान होते थे, लेकिन आज देश के हर राज्यों में हम रिसर्च सेंटर के रूप में जा रहे हैं। पहले कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग करने के बाद अगर रिसर्च करने की इच्छा रखता था, डॉक्टर बनने के बाद कुछ रिसर्च करने की इच्छा रखता था, तो वो विदेश की तरफ देखता था। पर आज वो दिन नहीं है मित्रों। आज भारत के हर राज्य में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि हम हर सेगमेंट में अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो अपने साइंस का सेक्टर हो। तो मैं मानता हूं कि ये जो परिवर्तन का समय है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की परंपराएं जो रही, भारत की जो अपनी ताकत रही, उनके साथ साथ आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर के साथ साथ सेमीकंडक्टर का सेंटर हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज देश के करीब 7 बड़े राज्य सेमीकंडक्टर की सेंटर और बड़े यूनिट बनाने जा रहे हैं। एक एक राज्य में 60,000 करोड़ से अधिक के निवेश हो रहे हैं। आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य, महाराष्ट्र, बड़े बड़े सेमीकंडक्टर हब बन रहा है। और कहते थे हम चिप्स के उस मार्केट को जो सिलिकॉन वैली और चाइनीज चीजें, जो चाइनीज सिलिकॉन वैली को कहते थे और सिलिकॉन वैली और चाइनीज मटेरियल को कहते थे, आज वो चिप्स भी भारत अपना बनाने में आगे बढ़ रहा है। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा था कि जब हम इस दिशा में सोचते हैं तो अपने आप में लगता है कि भारत को भी कितना और आगे करना है। 2047 का जब रोड मैप की हम चर्चा करते हैं तो रोड मैप में स्पष्ट रूप से दिखता है कि आज हम भारत की युवाओं को जहां स्किल से जोड़ रहे हैं, वहीं भारत की महिलाओं को, भारत के बड़े वर्ग को उद्यमिता से भी जोड़ रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री की जो लखपति दीदी योजना है, वो भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। आज हम देश में जब जीविका की बहनों की बात आती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है, तो दिखता है कि हमारी महिलाएं किस प्रकार से कदम मिलाकर केवल अपने परिवार को नहीं, इस देश को भी आगे बढ़ा रही है। मैं इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहा था कि आज समाज का हर वर्ग किस प्रकार से अपने अपने संकल्प के साथ, अपने अपने समर्पण के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहा है। आज हायर एजुकेशन में लगातार हमारे जो युवा साथी हैं वो स्टार्टअप से अपने आप को जोड़ रहे हैं। आज देश में बड़े पैमाने पे जो स्टार्टअप हो रहे हैं वो हमारे युवा साथियों के कौशल को दिखा रहे हैं, उनके इनोवेशन को, उनके रिसर्च को दिखा रहे हैं, उनके इंटरप्रेन्योरशिप को दिखा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पूरे देश में स्टार्टअप का इकोसिस्टम बना है, 2 लाख से अधिक DPIIT के रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप आज भारत में हैं, 100 से अधिक यूनिकॉर्न आज भारत में है। ये 2014 के बाद का भारत है मित्रों, जो कहीं न कहीं आगे बढ़कर अपने युवाओं की ताकत के बल पर आगे बढ़ रहा है। हम जब कहते हैं कि भारत सबसे युवावादी वाला भारत है, पूरे विश्व में सबसे अधिक युवावादी भारत ही है, लेकिन मित्रों हमेशा कहा जाता है कि एनर्जी को अगर डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो कहीं न कहीं नुकसान करती है। हम मानते हैं भारत की इस एनर्जी को, और एक केमिस्ट्री का, फिजिक्स का फॉर्मूला भी है, एनर्जी प्लस डायरेक्शन इक्वल टू पावर। और हम इस बात को मानते हैं कि भारत के युवाओं को, उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने का काम अगर हमारी सरकार करेगी तो निश्चित रूप से ये पावर भारत के निर्माण में बहुत काम आएगा। और कहीं न कहीं ये समय अपने ऊर्जा को सही दिशा देने की, और ये दिशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार दे रही है। जब लोग पूछते हैं
कि दिनों में बदलाव क्या आया। मैं अगर एक चीज की चर्चा करता हूं तो मुझे बड़ी अपने संतुष्टि मिलती है। जब इस देश में जनधन खाता खोला गया तो कईयों ने कहा था कि गरीब का खाता खोलकर आप गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे आज खुशी होती है इस बात से जब मालूम होता है कि 54 करोड़ गरीबों का जनधन खाता खुला। और मैं मित्रों, जब गरीब का पैसा बिचौलिया खा जाता था, उसके लाभ का पैसा बिचौलिया खा जाता था, आज देश में वही स्थिति नहीं। एक समय इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो 15 पैसा पहुंचता है, पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम से अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो सीधे 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। ये है बदलाव। और कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अभी कि किस प्रकार से यूपीआई ने तस्वीर बदल दी। लोग कहते थे कि भारत के लोग इसका कैसे उपयोग करेंगे। आज पूरे विश्व में डिजिटल ट्रांसफर सबसे अधिक कहीं होता है तो अपने भारत में होता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र भारत है। हम डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मित्रों मैं ये भी कहता हूं हमें डिजिटल क्रांति के साथ नए इनोवेशन के साथ आगे तो बढ़ना है, और भारत की स्पिरिचुअलिटी और भारत की संस्कृति को भी बनाए रखना है। कई बार इंटेलेक्चुअल मीट में हम चर्चा करते हैं भारत के विकास के लिए, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप, इनोवेशन, लेकिन मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर भारत के सांस्कृतिक विकास की भी चर्चा करता हूं। मित्रों, अगर हम मेक इन इंडिया कहते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइड होता है, प्राउड होता है, लेकिन मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं पूरे देश को जब एकजुट रखता है तभी वो दिखता है। आज इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के वर्तमान सरकार की सोच के अनुरूप विकास हो। आज भारत की सीमाओं को अगर 100% फेंसिंग की बात करते हैं तो लोगों को समझ में लगता हो कि किस विषय की चर्चा हो। मित्रों, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी आपके इनोवेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएंगे। आज हमारी सरकार ने इसका संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, पर आज उस दिशा में हम आगे काम नहीं कर रहे। कल तक लोग कहते थे कि हमारी सीमाओं में हमारा अंतिम गांव है, और अंतिम गांव का मतलब होता था वहां डेवलपमेंट नहीं करना है। अंतिम गांव का मतलब होता था कभी भी हमला हो जाएगा। अंतिम गांव का मतलब होता था कि लोग वहां मजबूरी पे रहते हैं, लोग वहां रहने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी सरकार का सोच उल्टा है। हम मानते हैं हमारे देश का पहला गांव हुआ है, भारत का प्रथम विलेज में। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उस प्रथम गांव को सबसे अधिक विकसित गांव बनाने का संकल्प लिया। जो हमारी सीमाओं पर रहते हैं हमारे नागरिक, उन्हें गर्व होना चाहिए कि वो भारत में रहते हैं। उन्हें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि भारत की सीमा पर रहते हैं। मित्रों, इस बात के साथ कहीं ना कहीं भारत की सरकार की सोच मिलती है। और आज का एक समय भारत के उस प्रभाव का समय है। पूरे विश्व में आज भारत के नीतियों की, भारत के स्टार्टअप की, भारत की इनोवेशन की चर्चा हो रही है। और हम सब कोई ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें एक मौका मिला है भारत को उस विकसित दिशा में आगे लेके जाने का। लेकिन मित्रों, ये संघर्ष का भी दौर है। नई पीढ़ी को जो रील्स पे आ गया है, जो रियलिटी से कभी कभी दूर हो जा रहा है, उससे भी हमें चिंता करनी है। हम ये नहीं मानते कि ये भारत केवल वैसे युवाओं का है जो केवल निगेटिव चीजों के लिए जा रहा है। ये भारत वैसे युवाओं का है जो इनोवेशन के लिए जाना है। आज लोग कहते हैं कि आज का भारत जेनजी वाला भारत। मैं मानता हूं कि जेनजी है, लेकिन वो जेनजी क्रिएटिव दिशा में काम करेगा। वो जेनजी
इनोवेशन के लिए काम करेगा, वो जेनजी भारत के निर्माण के लिए काम करेगा। हम अपने युवाओं को इस दिशा में लेके जाएंगे। कई लोग इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट निगेटिव टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं, इतने बड़े भारत में आपके कहीं कहीं निगेटिव टर्मिनोलॉजी से यूज कर दीजिएगा तो भारत का युवा उस निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने वाला। उसको मालूम है कि आज का युवा को कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के युवाओं को कि मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था कि आज भारत के युवाओं को भी राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूं राजनीति में आइए, आपका स्वागत है, पर राजनीति डिपेंडेंट होकर नहीं, इंडिपेंडेंट होकर कीजिए। जब हम राजनीति पर निर्भर होकर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। अगर हम राजनीति को इंडिपेंडेंट होकर करेंगे तो निश्चित रूप से हम राजनीति की सही दिशा तय कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, आज के इस विशेष अवसर पे जहां विकास की योजनाओं की चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन मैं मानता हूं अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है और उसमें आप सबका साथ चाहिए, आप सबका विश्वास चाहिए, आप सबका प्रयास चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो कहीं न कहीं ये तो भारतवासियों को अपने साथ जोड़ते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि आज हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अगर बाहर लाया है, विश्व की भारत को चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, तो हमें भारत को निरंतर इसी भाव से अभी काम करना होगा और ये भाव हम सबको हमारे सपने को पूरा करने में सफल करेगा। आज के दिन मैं इस पवित्र नगरी से, जहां पर चारों धाम में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे कि 25 लाख लोग इस साल दर्शन करने के लिए, मैं 2 लाख और बढ़ गया, 2 दिन में हम यहाँ के 27 लाख लोग दर्शन करने आए। ये बढ़ते हुए भारत की तस्वीर। कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से निकलकर अगर टूरिज्म कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कि अपने देश के अंदर ही घूमिए, अपने देश के लोगों को ही आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। उन्होंने विदेश जाने के लिए मना नहीं किया है, उन्होंने विदेश जाने की परंपराओं को रोकने का काम किया है। जरूरी है तो जरूर जाइए, लेकिन अपने देश में ऐसे कई खूबसूरत स्थान हैं, ऐसे कई चीजें हैं जिनको अगर एक बार आप पूरा घूम लीजिएगा तो पूरा जीवन बीत सकता है। तो भारतीय चीजों को आगे बढ़ाने में हम सबका भी सार्थक योगदान होना चाहिए। आज के इस मौके पे मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए बधाई देता हूं। आपने ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड की बात की है। लोग पहले सोचते थे कि 4 धाम का दर्शन करने जाएंगे मतलब अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, पर आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की सोच बदल दी। अब लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद मिलते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और मैं जिस रूप से आपने यूसीसी को लागू किया और पूरे विश्व भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं न कहीं हर भारतवासी आज आपके मुख्यमंत्री पे गर्व करता है कि आपने ये कदम उठाया। साथ ही साथ मां गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूं, तो मुझे भी लगता है, कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग सभ्यता करने हैं। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को अपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से
माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कल्पना इन्होंने यहाँ पर चालू की है, होम स्टे की। अब सोचिए, इस होम स्टे से यहाँ के परिवारों को पूरे 6 महीने के लिए एक अच्छा व्यापार और व्यवसाय मिलता है और साथ ही साथ अतिथि जो बाहर से आते हैं उनको अच्छा आतिथ्य मिलता है। कहीं न कहीं ये भाव हमारे इस देव की पवित्र भूमि से हमें अलग करता है। देव इस पवित्र भूमि में कहीं ना कहीं हम अलग एहसास कराता है। मैं आज के दिन सब चीज की बात किया, लेकिन अगर महिलाओं की बात न करूं तो आधी आबादी के साथ बेईमानी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 30% का आपने रिजर्वेशन दिया है और कहीं न कहीं अब हम आधी आबादी को रोक नहीं सकते। आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हम तो कभी कभी लगता है कि एक कदम आगे चल रही है। और मुझे खुशी है कि आज भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्द नारी वंदन अधिनियम को भी हम लागू करेंगे ताकि आने वाले समय में आपके अधिकार को और भी सुरक्षित कर सकें। और जिस तरीके से हम इस देश में महिलाओं की भागीदारी देख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था से हो, व्यवसाय के रूप में हो, चिकित्सक के रूप में हो, आर्म फोर्स में हो, पायलट बन के हो, तो निश्चित रूप से अपनी माँ बहनों को गर्व होता है कि भारत की नारी आज निश्चित रूप से भारत को अग्रणी बनाने में आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस वर्चुअल मीट के अवसर पे उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पे बौद्धिक रूप से आप खुद सक्षम हैं, क्योंकि आपसे ही अध्ययन लेकर हम लोग काम करते हैं। तो मैं आपको कोई नया विषय तो नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपने हम पर विश्वास किया है तो हम भारत को सही दिशा में और भारत को एक विकसित भारत बनाने में 2047 में हर भारतवासी के सपना बनाकर उसको सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आगमन हमारे लिए गौरव का सम्मान है। आपकी उपस्थिति से सजा आज का ये पावन प्रांगण है। विकास, शिक्षा और जन सेवा के जिन